हाय, दिस इज नेहा एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इतिहास की एनसीईआरटी। आज हम लोग अकबरकालीन शासन व्यवस्था के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। तो अकबर ने अपना जो प्रशासन बनाया हुआ था, उसका जो साम्राज्य था एक बहुत ही बड़ा साम्राज्य था। तो प्रशासन को सुचारू रूप से चलाने के लिए साम्राज्य को कई स्तरों में अकबर ने बांट रखा था। प्रशासन के कार्यों और उसकी देखरेख के लिए केंद्र से लेकर गांव तक जिम्मेदार अधिकारियों की नियुक्ति अकबर ने की थी। तो किस प्रकार से की थी अकबर ने अपने प्रशासनिक ढांचा, तो उसको हम लोग विस्तार से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले साम्राज्य के अंग, साम्राज्य के अंग, और इसके बाद पद कौन कौन से थे और उनके कार्य। तो सबसे पहले केंद्र होता था, केंद्र, और उन केंद्र से नीचे प्रांत, फिर परगना और फिर गांव। केंद्र, प्रांत, परगना और लास्ट में क्या होता था, गांव। इस तरह से साम्राज्य के अंग थे। तो केंद्र में कौन होता था? केंद्र में होते थे बादशाह। केंद्र में बादशाह हुआ करते थे, और बादशाह के साथ साथ केंद्र में वजीर और दीवान भी हुआ करते थे। वजीर और साथ में दीवान, ये केंद्र में हुआ करते थे, और इनके कार्य भी अलग अलग थे। जो बादशाह हुआ करता था वो सर्वे सर्वा होता था, सर्वे सर्वा, और वजीर और दीवान के हाथों में क्या होता था, वित्तीय नियंत्रण। वित्तीय नियंत्रण, ये वजीर और दीवान के हाथों में हुआ करता था। तो ये केंद्र का हो गया। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे प्रांत का। तो प्रांत में कौन होते थे? सूबेदार, प्रांतीय दीवान और कोतवाल। सूबेदार, फिर प्रांतीय दीवान, और इसके बाद कोतवाल, ये प्रांत में होते थे। सूबेदार का कार्य क्या था? कानून एवं फौजदारी। कानून और फौजदारी का कार्य होता था किसका? सूबेदार का। और प्रांतीय दीवान का कार्य था राजस्व वसूली, आय व्यय का विवरण। राजस्व वसूली, आय और व्यय का, आय और व्यय का विवरण। ये किसका कार्य होता था? प्रांतीय दीवान का। इसके बाद कोतवाल क्या था? नगर का प्रशासन चलाने का कार्य था। कोतवाल का कार्य नगर का प्रशासन देखना, नगर का प्रशासन देखना। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे परगना। परगना में कौन कौन से पद होते थे? सिकदार, परगना में सिकदार, आमिल, कानूनगो और फौजदार। कानूनगो और होते थे फौजदार। ये कहां होते थे? परगना में। परगना में ये चार पद हुआ करते थे। सिकदार का क्या कार्य था? कानून एवं व्यवस्था बनाना। कानून एवं व्यवस्था बनाना। इसके बाद आमिल का
आमिल का कार्य था राजस्व की वसूली करना। नेक्स्ट कानूनगो। कानूनगो का क्या कार्य था? उपज एवं राजस्व का विवरण। उपज एवं राजस्व का विवरण, ये किसका कार्य था? कानूनगो का। नेक्स्ट फौजदार, इनका कार्य था कोष की व्यवस्था करना। फौजदार का क्या कार्य था? कोष की व्यवस्था करना, यह फौजदार का कार्य था। और लास्ट हम लोगों को क्या था? गांव, परगना के बाद गांव। गांव में कौन से पद हुआ करते थे? गांव में था मुकद्दम, पटवारी और चौकीदार। मुकद्दम, पटवारी, लास्ट है चौकीदार। मुकद्दम का क्या कार्य था? कानून एवं व्यवस्था, कानून एवं व्यवस्था बनाना। और इसके बाद पटवारी राजस्व का विवरण, राजस्व का विवरण। और लास्ट में है चौकीदार, सुरक्षा का दायित्व। चौकीदार का क्या कार्य था? सुरक्षा का दायित्व किसके हाथों में था? चौकीदार के हाथों में सुरक्षा का दायित्व था। तो इस प्रकार से अकबरकालीन शासन व्यवस्था थी। अकबर ने अर्थात इस प्रकार की शासन व्यवस्था को लागू किया था। तो एक बार हम लोग इसको रिवाइज कर लेते हैं। तो साम्राज्य के अंग कितने भागों में बटे हुए थे? 4 भागों में, जिसमें केंद्र था, फिर दूसरा प्रांत, फिर परगना, फिर चौथा है गांव। केंद्र में 2 पद थे, बादशाह और वजीर या दीवान का पद हुआ करता था। जो बादशाह होता था वो सर्वे सर्वा होता था। वजीर या दीवान का कार्य क्या था? वित्तीय नियंत्रण का। इसके बाद प्रांत में सूबेदार था, प्रांतीय दीवान और कोतवाल हुआ करते थे। तो जो सूबेदार होते थे कानून या फौजदारी व्यवस्था को अपना, फौजदारी ये इनके नियंत्रण में आता था। प्रांतीय दीवान का कार्य था राजस्व वसूली, आय व्यय का विवरण। और कोतवाल नगर का प्रशासन की देखभाल करते थे। इसके बाद परगना में सिकदार, आमिल, कानूनगो और फौजदार हुआ करते थे। जैसे सिकदार का कार्य था कानून एवं व्यवस्था बनाना। जैसे प्रांत में सूबेदार होते थे तो परगना में सिकदार होते थे। जैसे सूबेदार का कार्य कानून एवं फौजदारी था, उसी प्रकार से सिकदार का कार्य कानून एवं व्यवस्था को बनाए रखना। आमिल राजस्व वसूली, वैसे प्रांत में प्रांतीय दीवान राजस्व वसूली का कार्य करता था। प्रांत में कोतवाल का कार्य था नगर का प्रशासन देखना। और उसी प्रकार से परगना में कानूनगो जो होते थे उपज एवं राजस्व का विवरण करते थे। फौजदार कोष की व्यवस्था का देखभाल करते थे। और गांव में मुकद्दम, पटवारी और चौकीदार हुआ करते थे। मुकद्दम का कार्य था कानून एवं व्यवस्था को देखना, पटवारी राजस्व का विवरण और चौकीदार का कार्य था सुरक्षा का दायित्व प्रदान करना। इसी प्रकार से अलग अलग साम्राज्य के अंग हुआ करते थे और उनके विभिन्न पद थे। और वे पद प्रत्येक अंगों में अपने अपने कार्यों को किया करते थे, वो भी इस प्रकार से। तो इसके बाद हम लोग मनसबदारी व्यवस्था पढ़ेंगे। इसको हम लोग इरेज कर देते हैं। तो सबसे पहले हम लोगों को ये जानना है कि मनसब होता क्या है, मनसबदारी व्यवस्था है क्यों, है क्या, और अकबर ने मनसबदारी व्यवस्था को क्यों प्रचलन में लाया। तो इसके बारे में हम लोग विस्तार से अध्ययन करने वाले हैं। तो हम लोग हेडिंग डालेंगे मनसबदारी व्यवस्था। हेडिंग क्या है हम लोगों की? मनसबदारी व्यवस्था। हम लोगों की हेडिंग है मनसबदारी व्यवस्था। पहले हम लोग ये जानेंगे कि मनसब का अर्थ क्या होता है। मनसब का अर्थ होता है पद एवं प्रतिष्ठा। क्या अर्थ होता है मनसब का अर्थ? मनसब का अर्थ क्या होता है? पद
या प्रतिष्ठा। मनसब का क्या अर्थ होता है? पद या प्रतिष्ठा। मनसबदार शाही सेवा में पदवी धारण करने वाले व्यक्ति होते थे। मनसबदार किसे कहा जाता था? जो शाही सेवा में पदवी धारण करते थे। शाही सेवा में अर्थात अकबर के शासन में जो शाही सेवा होता था उनमें जो पदवी धारण करते थे उन्हें मनसबदार कहा जाता था। तो क्या होते थे मनसबदार? मनसबदार शाही सेवा में पदवी धारण करते थे। और जो सबसे छोटा मनसब होता था, सबसे छोटा मनसब अर्थात जो अकबर काल में जो सबसे छोटा मनसब होता था वो 10 होता था। सबसे छोटा मनसब, जो सबसे छोटा मनसब प्रदान किया जाता था, सबसे छोटा मनसब, जो सबसे छोटा मनसब दिया जाता था वो 10 होता था। और सबसे बड़ा मनसब, सबसे बड़ा मनसब कितना होता था? 10,000 तक होता था। 10,000 तक हुआ करता था, लेकिन बाद में ये 12,000 तक भी देखा गया है, इसे बढ़ा दिया गया है। और जैसा कि ये जो अकबर ने मनसबदारी व्यवस्था को क्यों प्रचलन में लाया, क्यों अकबर ने मनसबदारी व्यवस्था को लागू किया? क्योंकि जो अकबर था ये अपने साम्राज्य को विस्तार करना चाहता था और इसके लिए अकबर बिना सुदृढ़ सेना के, अगर अकबर के पास एक अच्छी सुदृढ़ सेना ना होती तो ना तो अकबर साम्राज्य का विस्तार कर पाता और ना ही उस पर अपना अधिकार बना पाता। इसलिए अकबर को अपने सैनिक अधिकारी, इसलिए अकबर ने क्या किया? अपने सैनिक अधिकारी और सिपाहियों को सुसंगठित किया, उसे इकट्ठा किया। किसे? सैनिक अधिकारी और सिपाहियों को। उसने इन दोनों लक्ष्यों की पूर्ति करने के लिए मनसबदारी व्यवस्था को लागू किया, जिसमें इसने क्या किया? सेना, सामंत वर्ग और शासकीय अधिकारी व कर्मचारी इसमें मनसबदारी व्यवस्था में शामिल थे। कौन कौन से शामिल थे? मनसबदारी व्यवस्था में कौन कौन शामिल था? कौन शामिल थे? सेना शामिल थी, सामंत वर्ग, सेना, सामंत वर्ग, शासकीय अधिकारी, व कर्मचारी मनसबदारी व्यवस्था के अंतर्गत कौन कौन शामिल थे? अकबर ने किन लोगों को शामिल किया था? अकबर ने अपने मनसबदारी व्यवस्था के अंतर्गत सेना, सामंत वर्ग, शासकीय अधिकारी व कर्मचारियों को शामिल किया था। इसके बाद पूरे मुगल साम्राज्य में हजारों छोटे और बड़े मनसबदार यानी शासकीय अधिकारी व कर्मचारी होते थे। पूरे मुगल साम्राज्य में छोटे भी थे और बड़े मनसबदार यानी कि शासकीय अधिकारी या फिर कर्मचारी होते थे। इसके बाद मनसबदार जो थे साम्राज्य में बादशाह के कानून और आदेश लागू करते थे। ये जो मनसबदार हुआ करते थे वो क्या करते थे? साम्राज्य में बादशाह के जो कानून थे और आदेश, इसे ये लोग मनसबदार लोग लागू करते थे। और अगर बादशाह के खिलाफ कोई विद्रोह कर रहा है तो ये जो मनसबदार हुआ करते थे ये इन विद्रोह को मनसबदार दबा दिया करते थे। मुगल साम्राज्य की रक्षा करना और दूसरे क्षेत्र में मुगल वंश का राज्य फैलाना भी मनसबदारों का ही काम था। मनसबदारों का क्या क्या कार्य था? मुगल साम्राज्य की रक्षा करते थे मनसबदार और दूसरे क्षेत्रों में मुगल वंश का राज्य फैलाना, ये तो किसका कार्य था? मनसबदारों का कार्य था। उन दिनों जिस समय अकबर के काल में मुगल आमिर यानी कि बड़े जो मनसबदार हुआ करते थे, जो बड़े बड़े मनसबदार होते थे, उनका वेतन इतना अधिक होता था, उन्हें इतना ज्यादा वेतन मिलता था कि उतना दुनिया में किसी अन्य राज्य के अधिकारी को इतना वेतन नहीं मिलता था जितना कि
अकबर के काल में बड़े बड़े मनसबदारों को वेतन मिलता था, उतना दुनिया के किसी अन्य राज्य के अधिकारी को उस समय वेतन नहीं मिलता था। तभी तो मुगल जो आमिर थे ये बड़ी ही शान और शौकत के साथ रहते थे, क्योंकि इनका जो वेतन था बहुत ही ज्यादा था, उस समय बहुत अधिक था। अकबर द्वारा जो निश्चित प्रशासनिक ढांचा अकबर ने जो बनाया था, एक निश्चित प्रशासनिक ढांचा आने वाले मुगल के प्रशासनिक ढांचा का आधार बन गया। अकबर ने एक बहुत ही अच्छा प्रशासनिक ढांचा बनाया था जो आने वाले मुगलों का प्रशासनिक ढांचे का आधार बना। आज भी उत्तर प्रदेश में, यानी कि हमारे राज्य जो उत्तर प्रदेश है, उसमें कई पदनाम व प्रशासनिक क्षेत्र इन नामों से जाने जाते हैं। और अकबर ने एक सिक्का चलाया था जो चौकोर था, वो चांदी का सिक्का था। इसके बाद अब हम लोग हेडिंग पढ़ेंगे अकबर का वित्तीय प्रबंधन। हेडिंग क्या डालेंगे? अकबर का वित्तीय प्रबंधन। मनसबदार को हम लोग ने समझ लिया। मनसबदारी व्यवस्था क्या थी? मनसबदार का अर्थ होता था पद या प्रतिष्ठा, और मनसबदार क्या होते थे? जो शाही सेवा में पदवी धारण करते थे। और सबसे छोटा मनसब क्या होता था? 10, और सबसे बड़ा मनसब 10,000 तक होता था। और इसमें मनसबदार व्यवस्था में कौन कौन से लोग शामिल थे? सेना के सामंत वर्ग, शासकीय अधिकारी व कर्मचारी शामिल होते थे। और ये सब अकबर की द्वारा बनाया गया था, और इससे अकबर ने अपने प्रशासनिक ढांचा को एक मजबूती प्रदान की थी। तो इसके बाद हम लोग हेडिंग डालेंगे अकबर का वित्तीय प्रशासन। तो किस प्रकार से अकबर ने अपना वित्तीय प्रशासन को बनाया था? अकबर का वित्तीय प्रशासन। अकबर का वित्तीय प्रशासन। अकबर ने क्या किया? राज्य की आय के दो प्रधान साधन थे। अकबर के काल में राज्य की जो आय होती थी उसके दो प्रधान साधन थे। पहला क्या था? भूमि का लगान, और दूसरा था व्यापार पर कर। क्या था? आय के दो साधन। आय के दो साधन थे। पहला क्या था? भूमि पर लगान। पहला साधन क्या था? भूमि पर लगान के द्वारा आय प्राप्त की जाती थी। भूमि पर लगान, भूमि पर लगान के माध्यम से आय को वसूला जाता था। और दूसरा क्या था? दूसरा था व्यापार पर कर के माध्यम से। व्यापार पर कर लगाकर आय को वसूला जाता था। तो प्रत्येक गांव का जो लगान होता था वो निश्चित कर दिया गया था कि प्रत्येक गांव से इतना लगान दिया जाना है। किसानों से उपज का एक तिहाई भाग लगान के रूप में वसूला जा रहा था। कितना भाग? किसानों से लगान का लगभग एक तिहाई भाग वसूला जाता था। किससे? किसानों से। किसी भी भूमि में एक निश्चित, जितनी भी भूमि होती थी उसमें एक निश्चित, कोई भी भूमि में एक निश्चित उपज न होने के कारण अकबर ने इसका प्रबंध क्या किया? समय समय पर कराना शुरू कर दिया। अकबर ने इस कारण से, अगर किसी भी भूमि पर एक निश्चित उपज नहीं हो रही है तो इस कारण से अकबर ने इसका समय समय पर क्या किया? लगान का प्रबंध शुरू किया। उसने भूमि का नाप कराकर लगान का लेखा बनाने का जो कार्य था, अकबर ने भूमि का नाप कराया, और जो इसका लेखा बनाने का कार्य अकबर ने राजा टोडरमल को सौंप दिया। लेखा बनाने का कार्य, लेखा, किस चीज का लेखा? भूमि का लेखा बनाने का कार्य किसको सौंपा अकबर ने? राजा टोडरमल को। राजा टोडरमल को अकबर ने कार्य सौंप दिया। इसके बाद और इससे क्या हुआ कि लगान की इस व्यवस्था से किसानों को सुविधा हुई। उनको अब मालूम रहता था कि उपज का कितना भाग उन्हें लगान के रूप में देना है। इसके बाद अब हम लोग हेडिंग डालेंगे
कृषि एवं भू राजस्व प्रबंधन। अब हम लोग की अगली हेडिंग है कृषि एवं भू राजस्व प्रबंधन। किसका लेखा बनाने का? लगान का, भूमि का नाप करके लगान का लेखा बनाने का कार्य अकबर ने राजा टोडरमल को दिया था। तो इसके बाद हम लोग दूसरी हेडिंग पढ़ने जा रहे हैं कृषि एवं भू राजस्व प्रबंधन। इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। कृषि मुगल बादशाहों की जो समृद्धि का आधार थी, जो कृषि थी वो मुगल बादशाहों की समृद्धि का आधार था। कृषि उपज की वृद्धि के लिए विशेष ध्यान दिया जाता था। अकबर काल में कृषि की उपज की वृद्धि के लिए बहुत ही विशेष ध्यान दिया गया। इस समय एक ही खेत से विभिन्न फसलों का उत्पादन किया जाता था। कृषि क्षेत्र का विस्तार भी बहुत अत्यधिक किया गया। भू प्रबंधन से हमें जो भू प्रबंधन है, इसका जो हमें ज्ञान जैसा जिस प्रकार से हम प्राचीन भारत में पढ़ते आ रहे हैं, उसी प्रकार से मध्य भारत में भी हमें देखने को मिलता है। भू का निर्धारण के लिए पूरे राज्य की पैमाइश की गई थी। भूमि की जो पैमाइश की गई थी वो गज इस इलाही द्वारा की जाती थी। किसके द्वारा? भूमि की पैमाइश, भूमि की पैमाइश किसके द्वारा की जाती थी? गज ए इलाही के द्वारा भूमि की पैमाइश की जाती थी। यह पूर्ववर्ती, इसके पहले जो गज सिकंदरी था उसी का परिवर्तित रूप है। ये जो गज ए इलाही है, गज ए सिकंदरी का ही परिवर्तित रूप है। खेत की माप के लिए बीघा का प्रयोग किया जाता था और ये जो एक बीघा होता था वो 60 गज या 60 गज लंबा और 60 गज चौड़ा होता था। भूमि के खेत की माप के लिए किसका प्रयोग होता था? खेत की माप के लिए बीघा का प्रयोग होता था। और ये जो एक बीघा किसके बराबर होता था? एक बीघा 60 गज लंबा और 60 गज चौड़ा होता था। एक बीघा किसके बराबर होता था? एक बीघा किसके? 60 गज लंबा और 60 गज चौड़ा हुआ करता था। एक बीघा 60 गज लंबा और 60 गज चौड़ा होता था। तो इस प्रकार से हम लोगों ने कृषि एवं भू राजस्व प्रबंधन को भी पढ़ लिया है। तो अब हम लोग थोड़ा एक्स्ट्रा में अकबर के 9 रत्नों के बारे में जानेंगे, क्योंकि जब हम लोग अकबर काल को पढ़ रहे हैं तो अकबर के 9 रत्नों को भी जानना आवश्यक है। रत्न मतलब होता क्या है? रत्न मतलब होता है पत्थर, लेकिन कुछ ऐसे भी पत्थर पाए गए हैं जिन्हें बहुत अनमोल बताया गया है, इसलिए उन्हें रत्नों की संज्ञा दे दी गई। इस प्रकार से अकबर के जो शासन काल में कुछ ऐसे व्यक्ति थे जो बहुत ही अनमोल थे और उन्हें उनकी विशिष्ट पहचान के कारण और उन्हें उनके विशिष्ट गुण और प्रतिभावान एवं बुद्धिजीवी व्यक्तियों के कारण उन्हें एक 9 रत्नों में शामिल किया गया। अकबर ने उन्हें अपने 9 रत्नों में शामिल किया। उनमें कौन कौन से व्यक्ति थे? पहला मुल्ला दो प्याजा, इसके बाद हकीम हुमाम, फिर तीसरा अब्दुल रहीम खान खाना, फिर है अबुल फजल, इसके बाद तानसेन, राजा मानसिंह, फिर राजा टोडरमल, फैजी और राजा बीरबल। ये जो 9 व्यक्ति हैं ये बहुत ही महान है, जिन्हें अकबर ने अपने दरबार में 9 रत्नों में शामिल किया गया था। अकबर ने इन्हें शामिल किया था। तो इस प्रकार से आज का जो हमारा क्लास है यहीं पे समाप्त होता है। इसके बाद हम लोग अकबर की कुछ कला, संस्कृति, सामाजिक एवं धार्मिक नीतियों के बारे में भी जानेंगे। तो आज का हमारा क्लास यहीं तक। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय दिस वीडियो। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड